ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात। अभी जो वीडियो देखा वो है 22 अप्रैल 2025 का। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक गुट टीआरएफ ने 26 लोगों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी और इसके बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। अभी तक का जो रिपोर्ट है वो यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी तौर पर सीज़ फायर घोषित हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अस्थायी तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त नहीं घोषित किया गया है, बल्कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यह साफ साफ और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जब जब पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का आतंकी घटना या इस तरीके की नाकाम हरकतें की जाएंगी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी माना जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार और आपका स्वागत है कैलाश IAS में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पड़ोसी देश के द्वारा बार बार ऐसी हरकतें क्यों की जाती हैं। कभी पहलगाम, कभी पुलवामा, कभी उरी, और इससे पहले तो कारगिल आप सब लोगों ने सुना ही होगा, जहां बहुत बुरी तरह से पिटे थे ये लोग। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो उस तथ्य को समझें उससे पहले आप ये वीडियो देखें। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। वीडियो में आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि विकसित भारत 2047 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण के दौरान लाल किले से ये बात कही थी कि हम अपनी वर्षगांठ यानी आज़ादी की वर्षगांठ पर भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करेंगे, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले आएंगे और यह विकसित राष्ट्र उन सभी पुरखों को समर्पित होगा कि जिन्होंने हमें 1947 में आज़ादी दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी।
तो ये इतना बड़ा विज़न लेकर के हम चल रहे हैं। और विकसित राष्ट्र में आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि 4 स्तंभ हैं, उन 4 स्तंभों पर काम किया जाएगा। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो विकसित राष्ट्र में आपके जो 4 स्तंभ हैं वो हैं युवा, महिला, किसान और शून्य गरीबी, यानी कि पूरी गरीबी का पूरी तरीके से। और इसके लिए भारत को अगले 2 दशकों में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना होगा। और अभी की अगर बात की जाए तो IMF की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में IMF ने अपने अनुमानित आंकड़े जो दिए थे उसके हिसाब से विश्व की जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं, जैसे नंबर 1 पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी और चौथे नंबर पर भारत है, 5वें पे जापान है। जापान को भारत पीछे छोड़ते हुए चौथे पायदान पर आकर के खड़ा हुआ है। और 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था $4.187 ट्रिलियन की रही है। ये एक कारण तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पड़ोसी मुल्क हमारा क्यों परेशान है, क्योंकि हमारी तरक्की उसके पेट में दर्द का कारण बनी हुई है। अभी उनके भी आंकड़े देखते हैं हम, लेकिन पहले बात और कर लेते हैं विकसित सशक्त भारतीय की बात की गई है तो इसमें वो सभी लोग आ जाते हैं जो मैंने अभी पहले बताया। जो 4 विषय हैं वो इसमें समाहित है। दूसरा है आपका संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, तीसरा है नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस क्षेत्रों में विकास करना, चौथा है सुशासन और सुरक्षा, और 5वां है विश्व में भारत की भूमिका, भारत का स्थान। इसमें जो 5वां है विश्व में भारत की भूमिका, तो भारत की विश्व में भूमिका जैसे अभी आपके जहन में होगा या आपने समाचार पत्रों में देखा भी होगा कि भारत बहुत जोर शोर ढंग से समर्थन जुटा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है उसका पुनर्गठन किया जाए और उसमें भारत को स्थायी सदस्य घोषित किया जाए। तो अभी फ़िलहाल विकसित भारत का जो था 4 स्तंभ रहे, युवा, महिला, अन्नदाता और शून्य गरीबी, और 5 विषय रहे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो भारत जहां चौथे स्थान पर आता है, तो पाकिस्तान के जो रैंकिंग है, पाकिस्तान की रैंकिंग है वो 43वीं रैंक है। IMF की ही रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 43वीं अर्थव्यवस्था है, यानी अंतर आप देख सकते हैं। और परेशानी क्यों है उनको? परेशानी इसलिए है कि एक ही दिन जब दोनों देश आज़ाद होते हैं, जब ब्रिटिश शासन से हम मुक्त होते हैं, तो दोनों देश एक ही दिन उत्पन्न होते हैं और एक विकास के तरफ इतना अग्रसर होता है कि अपनी आज़ादी के 100 साल बाद वो विकसित राष्ट्र स्वयं को बनाने में लगा हुआ है, और दूसरा 43वीं रैंक पे बैठा हुआ है। और जैसा कि रिपोर्ट भी कहते हैं कि उनके यहाँ महंगाई और भूखमरी बहुत बुरी हाल है, खस्ता हाल है। तो वो बस इसलिए है क्योंकि विकास की नीतियाँ उनकी बहुत गड़बड़ रही। और ऐसा क्यों हुआ ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहीं से ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान आखिर है क्या। जी हाँ, पाकिस्तान आखिर है क्या, क्योंकि आनन फानन में 1947 में जिन्ना साहब पैरोकारी करते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए और पाकिस्तान बन भी जाता है। पाकिस्तान बनने के बाद जो भूमिका हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की रही, पाकिस्तान में वही भूमिका रहती है जिन्ना साहब की, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की। और पाकिस्तान भारत के 2 तरफ बनता है, एक आपका पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को भारत के लोगों ने सोचा कि भारत के जो नेता रहे, भारत के जो पुरखे रहे जो पिछले समय में, उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस देश के ऊपर नहीं देनी चाहिए वरना यह तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का बोझ हल्का किया गया और पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग था, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उस पूर्वी पाकिस्तान को 16 दिसंबर 1971 को तोड़कर उनसे मुक्त कराकर वहाँ पर बांग्लादेश, एक नए देश का गठन करवाया। हमारे ही देश के लोगों ने, हमारे ही देश के पिछले नेताओं ने, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान विकास ना करे, उसका बोझ थोड़ा हल्का किया गया, लेकिन फिर भी नाकाम कोशिश रही और वह अभी भी तरक्की नहीं कर पाया है। रैंक जो है IMF की रिपोर्ट मैंने आपको पहले ही बता दी। अब भूमिका समझते हैं कि 1947 के बाद क्या रहा कि पाकिस्तान इतना पीछे रहा। तो 1947 में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही
तरीके से जिन्ना को माना जाता है, पाकिस्तान में माना जाता है, बल्कि उनसे संबंधित और भी डॉक्यूमेंट्रीज़ या बुक्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो सिर्फ बस फ़ोटो फ्रेम के लिए ही हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके राष्ट्रपिता हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो जिन्ना साहब का जो देखने का नज़रिया था वो भी चाहते थे, क्योंकि जिन्ना साहब की अगर पिछली ज़िंदगी को देखते हैं हम, किसी दिन एक वीडियो जिन्ना साहब के ऊपर भी यहाँ पर अपलोड करूँगा ताकि समझने में आपको आसानी हो सके। आज की बात उस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि जिन्ना साहब पहले कांग्रेस में ही थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और कांग्रेस की महती भूमिका रहती है देश की आज़ादी की लड़ाई में। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने लड़ाई करी, लेकिन देश की आज़ादी की लड़ाई में महती भूमिका रहती है। तो बाद में वह मुस्लिम लीग से जुड़ जाते हैं और पाकिस्तान का नारा लगाने लगते हैं कि हमें अलग देश बनाना है और हम उस देश में जाना चाहते हैं। उनका विज़न जो था वह विज़न था कि उनका जो भी देश हो वो बराबर तरक्की करता रहे और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना वो लेकर चले थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनके जो है मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान में जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की चाहत रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की जो मृत्यु होती है वो 11 सितंबर 1948 को हो जाती है। 11 सितंबर 1948 के बाद उनके जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया रही वो बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। हालांकि पाकिस्तान ने संविधान अपना, अगर अभी के जो संविधान है, जो अभी गौर करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो संविधान है जो चल रहा है जिस संविधान से, वह 10 अप्रैल 1973 को 10 अप्रैल 1973 को राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित किया गया और 14 अगस्त यानी उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन 14 अगस्त 1973 को अपने उस संविधान को लागू किया। अब आपको ये लग रहा होगा कि आज़ादी के इतने दिनों बाद उन्होंने संविधान को लागू किया, तो आपको मैं बताऊं कि यह तीसरा संविधान था। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक तरीके से देखा जाए तो तीसरा संविधान था। उनके यहाँ संविधान बनने के भी कई चरण हैं, क्योंकि बीच बीच में संविधान पूरा ही नहीं हुआ, उसके बावजूद मार्शल लॉ लगता गया, सैन्य शासन चलता रहा, तख्ता पलट होता रहा। यहाँ पर 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। 3 चीज़ें आप और समझेंगे तो पाकिस्तान में आप समझ पाएंगे कि क्या है और क्यों होता है। पाकिस्तान में 3 पिलर हैं। पहला आर्मी चीफ, जो आर्मी है। दूसरा आईएसआई से संबंधित होते हैं धर्मगुरु, जो वहाँ पर धर्म उपदेशक होते हैं। उसी धर्म उपदेशकों में ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो चीफ होते हैं वो उसके साथ पूरी तरीके से सम्मिलित होते हैं। और तीसरा जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो नाम मात्र की डेमोक्रेसी है, वो लोकतंत्र है, वो उसको देखते हैं। बस ये 3 ही पिलर हैं वहाँ पे। अब इसमें देखिए, जो देश चला रहे हैं, जो देश की नीति निर्धारित कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि राजनीतिक दल कर रहे हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक देशों में होता है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के पक्ष को रखते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता की राय उनकी राय होती है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में देश की नीति और दशा और दिशा निर्धारित करती है आर्मी और प्लस आईएसआई। और आईएसआई से मैंने आपको बता ही दिया कि जुड़े हुए कौन से लोग हैं। तो ऐसा पाकिस्तान में क्यों हो पा रहा है? इसलिए हो पा रहा है क्योंकि संविधान बने उससे पहले ही तख्ता पलट हो गया। तो अब चलते हैं पाकिस्तान में संविधान बनने के चरणों के बारे में देखते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा खासा मुद्दा है और बड़ा ही मनोरंजक और रोचक मुद्दा है कि चरण 1 में जब हम जाएंगे पाकिस्तान के संविधान बनने की, तो 1947 में जैसे हमारे यहाँ हुआ वैसे उनके यहाँ भी हुआ कि संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। और संविधान निर्माण का कार्य तो शुरू हुआ, संविधान सभा का गठन किया जा चुका। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारा संविधान भी जो है 1935 का जो एक्ट था, जो ब्रिटिश शासन के समय जो हमारा एक्ट था 1935 का, उससे हमने बहुत सी चीज़ें उधार ली है। तो उस समय जब वो आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने के बाद उनके यहाँ पर जो शासन चला वो 1935 के एक्ट के हिसाब से चला। तो ये प्रथम चरण है, उन्होंने एक संविधान सभा का गठन कर दिया। अब आते हैं चरण 2 पे। पाकिस्तान का जो पहला संविधान है वो 1956 में 1956 में
संविधान द्वारा अधिनियमित किया गया, यानी कि संविधान सभा ने कहा कि नहीं, ये हमारा 1956 में संविधान बन गया है। उसके बाद बने हुए संविधान को 1958 में निरस्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तख्तापलट हो जाता है और मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, वहाँ पे सैन्य शासन लागू हो जाता है। तो अब जो संविधान बना था उस संविधान को साइड कर दिया जाता है, अब यहाँ पर सैन्य शासन चला। तो यानी कि संविधान का जो चरण 2 रहा, पहला चरण आप देखते हैं कि 1935 के एक्ट से उन्होंने भी बड़े अच्छे ख्यालात रखे, जिन्ना साहब की सोच के साथ देश चल रहा था पाकिस्तान, तो उन्होंने भी संविधान सभा, चूँकि हमसे प्रतियोगिता भी छिड़ गई थी उनकी, क्योंकि हम पड़ोसी थे और हमसे ही वो टूट करके गए थे अपना हिस्सा लेकर के ज़बरदस्ती मांग के, तो उन्होंने भी संविधान सभा के हिसाब से बनाया, 1935 के एक्ट के हिसाब से चलाया। संविधान सभा ने बताया कि हाँ बन गया संविधान, हम इसको अधिनियमित करते हैं 1956 में, और 1958 में उस संविधान को ही निरस्त कर दिया जाता है कि ये नहीं चल पाएगा, अब चलेगा मार्शल लॉ, सैन्य शासन चलेगा, तख्ता पलट हो जाता है। फिर बात आती है तख्ता पलट पे भी, पाकिस्तान के तख्ता पलट पे भी एक वीडियो दूंगा, तो 2 वीडियो और आपको मिलेंगे, जिन्ना साहब के ऊपर और पाकिस्तान में तख्ता पलट जो होता है उसके भी ऊपर मिलेगा। फिर तीसरा चरण आता है, फिर कुछ बदलाव के साथ 1962 में 1962 में एक नया संविधान लागू हुआ। इस संविधान के साथ बहुत से विवाद जुड़ गए, क्योंकि सैन्य शासन रहने के साथ साथ जब ये हुआ कि संविधान अब हम बनवा रहे हैं और संविधान हम लागू करवाएंगे, तो उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत ज़्यादा थीं। एक तरीके से लोकतांत्रिक देश के लिए एक असंतुलन की स्थिति थी कि बात तो वही रही, अभी भी आप चाहे राष्ट्रपति खुद को कह लो, चाहे जो है जनरल कह लो, रहेगा तो आप ही के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी। फिर चौथा चरण जब आता है, तो अब देखिए 3 चरण हो चुके हैं, 2 बार संविधान इनका पिट चुका है। चौथा चरण जब आता है तो ये तीसरा संविधान जो है जो तैयार होता है, ये होता है 10 अप्रैल 1973 को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कब पारित हुआ, तो 10 अप्रैल 1973 को, और 14 अगस्त 1973 को इन्होंने इस संविधान को लागू कर दिया था। लेकिन फिर 1977 में इस संविधान को निलंबित कर दिया जाता है, और 1981 में एक प्रकार का संवैधानिक आदेश जारी कर दिया जाता है, जो कि तख्ता पलट फिर होता है। और 1981 में एक संवैधानिक आदेश, जिसे आप फिर से जो है सैन्य शासन या मार्शल लॉ कह सकते हैं, वह लागू कर दिया जाता है। यानी कि बना हुआ इतनी मशक्क़त के बाद 10 अप्रैल 1973 को जो संविधान बना, जो 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ, वो फिर से निरस्त कर दिया गया। 1981 में फिर उसी की जगह पर मार्शल लॉ का जो एक उसको कहा गया कि ये संवैधानिक आदेश है, मेरा वचन ही शासन है, अब ऐसे ही देश चलेगा। तो वचन ही शासन के तहत देश चलता रहा जनरल्स के। और उसके बाद जब 5वां चरण आता है, तो नवंबर 1988 में वहाँ पर चुनाव होते हैं, और चुनाव के बाद जो नेशनल असेंबली बनती है उसका, बस मुझे ऐसा लगता है कि यही उद्देश्य रहा होगा कि अब हम बार बार इलेक्ट होके आते हैं, फिर तख्ता पलट हो जाता है। तो नवंबर 1988 में जो नेशनल असेंबली निर्वाचित होकर के फिर से बनती है, जैसे हमारे यहाँ संसद है, उनके यहाँ नेशनल असेंबली है, जब वो निर्वाचित होकर के आते हैं सदस्य, तो फिर कहते हैं कि अब इस जहमत से छुटकारा पाओ, जो संविधान बना है उसे ही लागू करो, क्योंकि अब फिर संविधान बनाने बैठे, फिर से किसी जनरल का मूड खराब हो गया, फिर से तख्ता पलट हो जाएगा। तो ये चरण रहे। तो आखिरकार जो 10 अप्रैल 1973 को जो पारित हुआ था संविधान, वही जो पहले 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ, आखिर में जा कर के फिर वह नवंबर 1988 में जब फिर से एक नई निर्वाचित नेशनल असेंबली का गठन होता है, तो उसी 73 के संविधान को लागू करती है, और उसी से देश चल रहा है। तो ये हो गया इन सारी चीज़ों का, मैंने आपको बता ही दिया। अब पॉलिटिकल जो है, देश चलाते हैं सैन्य शासक और आईएसआई, और आईएसआई से जुड़े कौन हैं? धर्मगुरु और इस प्रकार के कट्टरपंथी, जैसे लश्कर तैयबा का चीफ, जैसे आपके हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ, जैश ए मोहम्मद के चीफ, ये लोग जो है कट्टरपंथी हैं जो आईएसआई के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है डेमोक्रेसी, विश्व दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दुनिया को दिखाने के लिए इन लोगों का निर्वाचन कराया जाता है, एक प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद फिर इसी तरीके से तमाम पदों का वितरण होता है। लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वह आर्मी चीफ का ही होता है, और आर्मी चीफ जो निर्णय लेता है वो आईएसआई और इन धर्मगुरुओं और
इन्हीं के साथ साथ इन कट्टरपंथियों के विचार विमर्श के बाद ही लेता है। तो अभी की जो स्थिति की बात करें कि आखिर क्यों पहलगाम के जैसे हरकत करनी पड़ी, तो आर्मी अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ देखा होगा। पहले तो आप मैप में देख लीजिए, पाकिस्तान का जो आप मैप देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो 4 प्रांत हैं, पाकिस्तान के 4 प्रांत में एक जो सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, वह पाकिस्तान से शुरू से ही अलग होने के लिए तड़प रहा है और वो कभी भी अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है। आर्मी की एक पहली नाकामी जो उन्होंने ट्रेन हाईजैक कर लिया था, उसके बाद जो दूसरा उनकी नाकामी है वह क्या है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, निर्वाचित पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की, तो इमरान खान जो पूर्व क्रिकेटर रहे, इमरान खान ही वहाँ के लीगल तौर पे कहा जा सकता है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे, लेकिन फ़ौज के एक आदेश पे या फ़ौज के इशारे पे उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि फ़ौज कभी भी तख्ता पलट कर सकती है। अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही हमें ऐसा लगा कि लगता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को IMF से उधार न लेना होता, उनको उससे कर्जा न लेना होता, तो शायद अब तक तख्ता पलट हो जाता। लेकिन अब आपको समझ जाना चाहिए कि वो लोकतांत्रिक देश की जो संकल्पना है वह उन राजनेताओं के भरोसे है। तो अब इमरान खान को जेल में डाल के उनकी जगह पे एक पपेट के तौर पे बिठा दिया गया, क्योंकि पपेट ही कहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेता अगर किसी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अगर बात करना चाहते हैं, वहाँ के सेक्रेटरी बात करना चाहते हैं, तो आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से नहीं बात, प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मुखौटा ही हैं। और वो मुखौटा हैं ही, क्योंकि उनका सिर्फ एक काम है कि विश्व में ये दिखाना कि हम एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं, और इसी के बहाने अपने विकास के लिए संस्थानों से या फिर पड़ोसियों से कर्जा मांगना। रिपोर्ट जो आई उसमें आपने देखा ही होगा कि सबसे बड़ा कर्जा तो चाइना का लेके पाकिस्तान बैठा हुआ है, और चाइना उसके बदले में उसके सारे पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ ये भी रहा कि हमारी जो रणनीतिक जो युद्ध के स्तर पे हम पहुंच चुके थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो बार बार जो बात उठ रही थी कि उनके पोर्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। कुछ चीज़ें एक अंदर जो एक राष्ट्रवाद पनपता है या फिर जोश होता है, तो वो हमारी हर अभिलाषा को अगर उस स्तर पे हम सोचेंगे, कूटनीतिक स्तर पे, चूँकि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप भी उस स्तर तक पहुँचेंगे, तो वहाँ पहुँच के आपको लगेगा कि नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है कि हम कुछ भी कर दें। जैसे बहुत डिमांड हुई कि परमाणु विस्फोट कर देना चाहिए, परमाणु बम मार देना चाहिए, कुछ इस तरीके के बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लेकिन ये बहुत जटिल है। कभी इस पे भी एक वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए। तो 3 वीडियो के लिए मैंने कमिटमेंट कर लिया है, एक मोहम्मद अली जिन्ना पे, और एक जो है पाकिस्तान में तख्ता पलट पे, और एक परमाणु अटैक, और ये इसके प्रभाव क्या होंगे, और जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे क्या प्रभाव पड़े। तो ये 3 वीडियो। तो अब यहाँ पर आप पहलगाम अटैक की बात हो रही थी, तो पहलगाम अटैक करने के पीछे कारण क्या रहा? पहला तो ये कि हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं। दूसरा ये कि आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो देश असल में देश चलाती है, उसकी इमेज ख़त्म हो रही है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थे उनको हटाने से वहाँ के जनता विद्रोह करती है। और इस्लामाबाद के अलावा जो पाकिस्तानी आर्मी का मुख्यालय है वो रावलपिंडी में है। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के सामने जनता का जोरदार प्रदर्शन होता है, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के अंदर ये डर तो बैठता ही है कि अब देश से हमारी पकड़ ढीली हो रही है। और जो तीसरी चीज़ ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ये डर तो है ही है कि जिस तरीके से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो वह कहीं इस भीड़ में पीछे ना छूट जाए। और पाकिस्तान का यह डर उसके एक पहलगाम अटैक के तौर पे सामने को देखने को मिलता है। पहलगाम अटैक से पहले आप वहाँ के आर्मी चीफ का आप एक वीडियो देखिए, उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि उनके अंदर कितनी बेचैनी है।
बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और उन्होंने अपने देश के नागरिकों के सामने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने अपने आप को एक सशक्त और भारत से अलग बताया और कुछ बड़ा ही ज़ोरदार ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी कि हम एक नहीं हैं, हम दो नेशन हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. में इस वीडियो में जनरल असीम मुनीर की तकलीफ साफ देखी जा रही है कि कैसे वो अपने लोगों के बीच में जहर भर रहे हैं, अपने देशवासियों के अंदर भारत को लेकर के जहर भर रहे हैं। ये वीडियो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बस पहलगाम अटैक के पीछे सिर्फ यही था कि हमारी बढ़ती हुई तरक्की, हमारा ऐसी उनकी अंदेशा और हमारी तरक्की, ये हो सकता है कि उनका ये अंदेशा सच साबित कर ही दे कि हम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अच्छी पोजीशन में आ जाएं और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनसे बेहतर होते जा रहे हैं। उनके संबंधों से हमें एक विशेष दर्जा तो प्रदान किया ही गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, और साथ ही साथ उनकी अपने गृह युद्ध जैसी स्थिति जिसमें मैंने आपको बताया है कि बलूचिस्तान उनसे अलग होने के लिए पूरे ज़ोर शोर से लगा हुआ है और पाकिस्तान की जनता जो चुनी हुई सरकार को बार बार ये तख्ता पलट कर देते हैं या कठपुतली की तरह नचाते हैं, अब इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती। इन सारी चीज़ों को मिला जुला करके पाकिस्तानी आर्मी का एक प्लान किया हुआ मुद्दा था ये कि पहलगाम पे अटैक किया जाए और वहाँ निर्दोष लोगों को मारा जाए, जिससे भारत को बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए भड़काना, कि भारत भड़क जाने के बाद भारत जैसे ही एक खुले युद्ध की घोषणा कर देता, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अभी तक जो छवि बनाई है या भारत ने जो भी अपने विकसित राष्ट्र 2047 तक बनने के लिए प्रयास किए हैं, उन सब में हम पीछे हो जाते। तो जोर शोर तो पूरा लगाया गया था, लेकिन शायद असीम मुनीर को यह समझने में थोड़ी सी चूक हो गई कि भारतीय कूटनीति और भारतीय राजनेता और भारतीय लोग बहुत दूर की अब सोचते हैं। तो यहाँ पर जो है पहलगाम हो जाता है और फिर शुरू होता है भारत का जवाब। 7 मई 2025 को रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में पाकिस्तान और पीओके, चूँकि पीओके पाकिस्तान का भाग नहीं है, वो हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान के कब्ज़े में है, तो पाकिस्तान उसका गलत इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर टेररिस्ट कैंप यानी आतंकी कैंप चलाता है, या उसके संरक्षण में आतंकी कैंप चल रहे थे। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को चलाया और पाकिस्तान और पीओके इन दोनों जगहों पर 9 ठिकानों पर हमला किया और इन कैंपों को बर्बाद कर दिया। इस हमले को समझने के लिए आपको फिर से एक बार पाकिस्तान के इस नक्शे को समझना होगा और पाकिस्तान की कुछ पुरानी पृष्ठभूमि को भी समझना होगा। पाकिस्तान बनने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना था, और पूर्वी पाकिस्तान का अलग होने का कारण भी यह था कि जो आप इस मैप में देख रहे हैं, जो पंजाब का क्षेत्र, तो आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए तो वो तो मुहाजिर कहलाए, वो मुहाजिर कहे जाते हैं वहाँ पे, और जो वहाँ पर रहे वो वहाँ के ख़ानदानी और ये पंजाब क्षेत्र का जो उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ के रियासतदार, ज़मींदार और बड़े ही मतलब ऊंचे वर्ग के लोग रहे, जिन्होंने सेना पर, आईएसआई में और
राजनीति में दखल रखा और उस पर पकड़ बनाए रखी। बाकी उनको अपने देश के, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो या फिर इन्हीं के 3 प्रांतों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में भी विवाद चल रहा है, बलूचिस्तान में भी चल रहा है, और वहाँ सर उन अन्य क्षेत्रों से अगर सिर्फ पंजाब को छोड़ दिया जाए तो इस देश में इन पदों पर, चाहे वो आर्मी हो या फिर जो है ISI हो या राजनीति हो, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि योगदान नहीं है। वो लोग जो है निरंतर संघर्षों में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान के क्षेत्रों में और POK में स्थित आतंकी कैंपों पर हमला किया गया। ये 9 कैंप थे, बाद में पाकिस्तान ने कहा कि 9 नहीं 6 थे। हमने कहा 9, उन्होंने कहा नहीं 6 थे, लेकिन गनीमत है कि उन्होंने ये माना कि हाँ 6 कैंप तो बर्बाद हुए हैं। हालांकि हमने तो पूरा का पूरा उनको ब्यौरा दे दिया। हमारी डिफेंस की तरफ से उनको पूरा का पूरा पिक्चर्स दिखा दिया गया कि आप चाहे जो भी एडिटेड वीडियो देते रहें, हमने इतनी तैयारी की थी क्योंकि हम आपकी फितरत से वाकिफ़ हैं। आप जब भी जंग होती है, अगर सिर्फ बांग्लादेश के आज़ाद कराने की जंग को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले या उसके बाद जो भी जंग होती है, आप उसमें अपने राष्ट्र में, अपने देश में अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और गाल बजाते हैं कि नहीं जंग हम जीत के आ रहे हैं। और वास्तविकता ये होती है कि भारतीय सेना आपको हर बार धूल चटाती है, लेकिन आप मानते नहीं हैं। पाकिस्तान वालों, कोई बात नहीं, आप मत मानिए, हम आपको मनवाना नहीं चाहते हैं। हमें जो संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया है, बस उसको ध्यान रखिएगा कि अगली हरकत अगर होती है तो ऑपरेशन सिंदूर, आप अपने देश में चिल्लाते रहिए कि सीज़ फायर हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का कोई सीज़ फायर नहीं हुआ है। यह सिर्फ अस्थायी तौर पर रोका गया है। आपकी तरफ से हरकत होगी तो इधर से फिर जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं और स्वतंत्र हैं। तो जो 4 राज्य, इनके जो 4 राज्यों में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र रहा और यहाँ के जो भी ज़मींदार रहे या फिर बड़े लोग रहे, उन लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया और उनके अंदर एक श्रेष्ठता की भावना है। जो पंजाब क्षेत्र के पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर एक श्रेष्ठता की भावना है और उसी श्रेष्ठता की भावना ने बंगाल के लोगों को, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बहुत शोषण किया, उनका बहुत दमन किया आखिरकार। और वो लोग जो है वहाँ सर भाग भाग के हिंदुस्तान में शरण लेने लगे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो महिला लोगों से कहती रही, विश्व के बड़े बड़े नेताओं से कहती रही, और जब समर्थन नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, तो फिर वह कूद गई कि अब तो आर्या पार हो ही जाए। तो इस तरीके से बार बार धैर्य की परीक्षा आप लेंगे तो हो सकता है कि फिर से हमें जो है कुछ करना पड़े। हालांकि आप समझदार हो चुके हैं, आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। तो इनकी श्रेष्ठता की भावना ने ही पाकिस्तान में वर्गवाद को जन्म दे रखा है और बहुत से इनके 4 प्रांत हैं। 4 प्रांत में से पंजाब को छोड़ के बाकी हर प्रांत के लोग, बाकी तीनों प्रांत के लोग इतने परेशान, इतने दुखी, उनकी अपनी समस्याएं, वो एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति में है पाकिस्तान, लेकिन वो ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। और इसीलिए युद्ध का जब ऑपरेशन सिंदूर चला 7 मई 2025 को, तो 8 मई से ही वहाँ के प्रधानमंत्री तुरंत उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जिस काम के लिए वो बैठाए गए हैं, उन्होंने तुरंत अपने तरफ से विश्व में कर्जा मांगने के लिए कि हमको पैसे चाहिए। हालांकि IMF ने उनको पैसे दे भी दिए और मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि ये जो भी काम किया पाकिस्तान ने, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसके लिए आपको इस तरीके की हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। भारत बहुत दिलदार और दिल वालों का देश है। अगर आप चाहते तो आपको भारत से ही पैसे मिलते, सहयोग भी मिलता। यहाँ के लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, आपको भूखों नहीं मरने देंगे, क्योंकि आप जैसे पड़ोसियों की वजह से ही हमारी हिम्मत बंधी रहती है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपना जो शक्ति परीक्षण किया, आखिर उस परीक्षण को करने के लिए भी कोई पड़ोस में हमारे होना चाहिए। तो बात बड़ी है। तो भारत ने फिर 9 ठिकानों पे हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और जो विवादित स्थल थे उनके, उसमें आप देख सकते हैं कि जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है, उन 9 ठिकानों को आपको लिस्ट दे रहा हूँ मैं। मरकज़ सुभान अल्लाह, ये बहावलपुर, मुरिद के मुजफ्फराबाद,
जो बिलाल कैंप और सवाई नल्ला कैंप रहा, ये मुजफ्फराबाद में है दोनों। फिर कोटली कैंप, बरनाला कैंप, सियालकोट, इन 9 जगहों पर भारत का ऑपरेशन सिंदूर चला और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर चला तो पाकिस्तानी सेना ने क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि हमने इससे पहले भी उनके यहाँ घुस के उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, लेकिन इस बार उनका जो एक महत्वपूर्ण प्रांत है पंजाब प्रांत, हमने वहाँ घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना तिलमिला गई। क्योंकि अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत जो है वहीं से इन तीनों संगठनों में सर्वोच्च पदों पे लोग आसीन हैं, तो उनको ऐसा लगा कि हमारे ऊपर चोट की गई है और बदले में फिर पाकिस्तानी आर्मी ने जवाब देना शुरू किया। लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज दिया कि भारत की अखंडता और संप्रभुता, इस पर कोई जो है चोट नहीं पहुंचा सकता और ये बनी रहेगी। और भारतीय सेना ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर रहा। और उसके बाद पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर, जी हाँ, पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर भारतीय सेना ने अस्थायी तौर पर सीज़ फायर, यानी कि अस्थायी तौर पर ऐलान किया कि यह ऑपरेशन सिंदूर थोड़े दिन के लिए रोका जा रहा है। जब तक कि आप शराफत से रहेंगे ये रुका रहेगा, जब आप फिर से बदमाशी करेंगे तो यह ऑपरेशन सिंदूर फिर से चलेगा। अब आ जाते हैं इसकी समीक्षा पे कि क्या रहा आखिरकार। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के अनुरोध पर अस्थायी तौर पर बंद किया गया, और लेकिन इस हिदायत के साथ कि पाकिस्तान अगर फिर से कुछ हरकतें करता है जो कि हमें बर्दाश्त नहीं होंगी तो ये ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो जाएगा। और पॉइंट वाइज इसकी मुख्य बातों को देखा जाए तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसे युद्ध रणनीति, युद्ध करने की शैली, उसके बारे में देखने को मिली कि अभी तक आपने जितने भी युद्ध सुने होंगे उसमें आपने देखा होगा कि थल सेना हमेशा युद्ध का पहल करती है और उसके बाद बाकी दोनों अंग जो सेना के हैं, चाहे वह जल सेना और वायु सेना, वो उसमें फिर अपनी सहभागिता रखते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जंग की शुरुआत, या जंग की नहीं कहेंगे, अभी तो हमने एक सिर्फ ऑपरेशन चलाया, जंग हुई का ऑपरेशन में हमने उनको बता दिया कि जंग होती तो क्या होता है, इसका आप डेमो देख लो। तो इसकी शुरुआत पहली बार वायुसेना के द्वारा की गई। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि इसमें तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल किया गया, और यह यहाँ पर भी बताया गया कि अब यह विकसित राष्ट्र 2047 की तरफ जाने वाला भारत है। यहाँ पर उस तरीके की युद्ध शैली या युद्ध कौशल को नहीं दर्शाया जाएगा कि जो एक पिछड़े राष्ट्र के होते हैं। और हमारे अपनी भी मिसाइलें, हमारे अपने भी तकनीकियों ने, उसके बारे में अलग वीडियो बनाया जाएगा। 4 वीडियो हो गए, मैंने आपसे कमिटमेंट किया है। जिन हथियारों ने अपना योगदान दिया इस ऑपरेशन सिंदूर में, उसके लिए भी एक वीडियो होगा। तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि मुझे भी याद रहे कि जिन्ना पर एक वीडियो, मोहम्मद अली जिन्ना पर एक वीडियो, पाकिस्तान के तख्ता पलट पर, और एक वीडियो आपके लिए हो जाएगा जो चौथा वीडियो कि कौन कौन से आयुधों का इस्तेमाल किया गया। तो यह परंपरा जो रही है कि थल सेना जाती थी, थल सेना युद्ध की शुरुआत करती थी और उसके बाद बाकी सेनाओं के अन्य अंग उसमें सम्मिलित होते थे। लेकिन इस बार ड्रोन और मिसाइलों के साथ जो भारतीय सुरक्षा घेरा बनाया गया, वायुसेना के द्वारा शुरुआत किया गया, और डिफेंस के लिए यानी अपने देश की सुरक्षा के लिए जो 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया, जिसमें मिसाइल रखी गई, ड्रोन्स रखे गए, और उसके बाद जो है सैनिकों के द्वारा चलाए जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट रहे, गन्स रहीं, उन सब का एक एक ब्यौरा आपको दिया जाएगा कैलाश IAS पे। तो इस तरीके से हमने एक नई युद्ध शैली को प्रदर्शित किया है। दूसरी चीज़ रही कि भारत द्वारा निर्मित डिफेंस सिस्टम की मांग अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी बढ़ गई है। अभी तक ब्रह्मोस हमने फिलीपींस को बेचने का समझौता हो ही चुका है, अन्य देशों के साथ बात चली रही है। तो अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा वीडियो आया,
तो उसने कम से कम एक मैसेज तो दिया ही कि आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो ये प्रोपेगेंडा वीडियो ही ऐसे होंगे कि जो कहीं ना कहीं हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे थे वो AI निर्मित थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए हुए वह वीडियो थे, जिससे वो बहुत ही रियल लग रहे थे। जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के एक प्लेन को मार गिराया, पाकिस्तान के पायलट्स को हमने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसका खंडन उन्होंने खुद ही किया, हमें करवाना नहीं पड़ा। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये मनोबल भारतीय सेना है, भारतीय जनता का मनोबल गिराने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन हमारी भी जो है, हमारे यहाँ के भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि उन सारी चीज़ों को समझ रहे थे। लेकिन यह सोचने वाली बात है और इस पर आगे और रणनीतिक तैयारियों की भी ज़रूरत है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी एक मोर्चे पर लड़ा जा सके, जो कि लड़ना पड़ेगा। तीसरी बात करें तो आतंकियों के जनाजों में शामिल होने के साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी के जो बड़े बड़े आंसू निकले, तो भारत इस मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब रहा यह साबित करने पे कि पाकिस्तान वह देश है जो आतंकियों को स्पॉन्सर करता है। आतंकियों, आप लोग उसको पैसा देते हैं और वो पैसा लेकर के कहाँ जाते हैं, वो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन TRF जैसे लोगों के लिए हथियार खरीदते हैं और अपने देश के नागरिकों को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो भारत इस कूटनीति में कामयाब रहा, उसने इस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रखा, ये अच्छी चीज़ रही। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो भारत की दिखी, अपनी सहनशीलता और रणनीति, सहनशीलता और रणनीति जो है साबित करके भारत ने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की जो लॉबिंग हो रही है या पैरोकारी हो रही है कि आप फिर से एक बार पुनर्गठन करें और भारत को भी स्थायी परिषद में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता प्रदान करें, तो उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण चीज़ थी सहनशीलता और रणनीति, वो तो प्रदर्शित हमने कर दी है। अगर हम सहनशील ना होते तो हम बहुत कहानी आगे तक लेके जा सकते थे, और उनकी तो पूरी कोशिश थी कि ऐसा हो जाए, क्योंकि आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि उनकी तरफ से इतनी बदतमीज़ियाँ की गई कि वो उधर से मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे थे और लाहौर में सिविल एविएशन खुला छोड़ रखा था। वो चाहते थे कि कोई नागरिक विमान किसी मिसाइल या किसी ड्रोन के चपेट में आ जाए, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाती पीट पीट कर रोएं और पैसे मांग के लाएं, ताकि इन आतंकियों को और बढ़िया सुविधा दे सकें। लेकिन भारत ने सहनशीलता दिखाई और किसी भी ऐसी हरकत को, उसकी हरकत को पूरा नहीं होने दिया जैसा वो सोच के पाकिस्तान बैठा था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रही है और उम्मीद है कि इस चीज़ को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नोटिस किया गया होगा कि हमने बहुत सहनशीलता दिखाई है, जबकि हम चाहते तो हमारा, अगर देखा जाए तो भारतीय विश्व में अगर रैंकिंग देखी जाए, सेनाओं की रैंकिंग देखी जाए, अर्थव्यवस्था की, तो रैंकिंग मैंने आपको बताई दी कि 4थे और 45वें पे हैं। और अगर सेना के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो भारतीय सेना विश्व में 4थे स्थान पर है और पाकिस्तानी सेना विश्व में 12वें स्थान पे। ठीक है, 12वें स्थान पे, लेकिन तब भी हमारे आपके बीच में बहुत अंतर है। अगर हम चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, और आप जो चाहते थे वो भी हो सकता था, लेकिन आप क्यों चाहते थे यह भारत के लोगों को पता था, भारत के कूटनीतिक लोगों को पता था, भारत के राजनीतिज्ञ लोगों को पता था, और आम जन आपकी इस रणनीति के बारे में भारत के बच्चे को पता था कि असल में पाकिस्तान चाहता क्या है। तो भारत ने बहुत सहनशीलता दिखाई है। विकसित भारत 2047 का विज़न हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यह साबित हो गया है जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया, और इससे हमारी स्ट्रेटजी सुनिश्चित होती है कि हाँ, हम विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल होगा। विकसित भारत बनना है तो प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा रोल होगा, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। और हमने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर से ये सिद्ध भी कर दिया कि हाँ, कम से कम इस मोर्चे पे जो सुरक्षा है, जो विश्व में भारत की भूमिका है, जो मैंने आपको बताया था, जो 5 विषय हैं उसमें से तो सुरक्षा और भारत की विश्व में भारत की भूमिका, तो कम से कम, और हमारे भारतीय नागरिक, भारतीय लोग, उनके इन 3 विषयों को तो हमने कवर कम से कम किया कि सुरक्षा पे तो हम खरे उतरे कि हाँ, हम सुरक्षा दे सकते हैं।
और विश्व में अगर भूमिका की बात की जाए, उसका एक अन्य विषय जो मैंने आपको बताया था, तो विश्व में भूमिका हमने साबित करी है कि विकसित राष्ट्र के तौर पे हम जो है सुरक्षा परिषद की भी दावेदारी अगर करते हैं तो बस ऐसे ही नहीं करते हैं, हम में वो सारे गुण हैं, हम में वो कौशल है, हम में वो योग्यता है जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए हो सकती है। तो अगले वीडियो में अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से भारतीय हथियारों का इस्तेमाल हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। अगला जो वीडियो होगा वह वीडियो होगा ऑपरेशन सिंदूर को चलाने में, उसको सफल बनाने में जिन भी हथियारों का प्रयोग किया गया, जो पब्लिक डोमेन में है, वही आपको दिया जाएगा। उनकी क्षमता, उनके प्रदर्शन के बारे में बताया जाएगा और वह भारत में किस भूमिका में है, क्या वह भारत के द्वारा निर्मित है या भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत स्थापित मित्रता के तहत विकसित किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर वो वीडियो बनाया जाएगा और उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।